तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग एमपी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आपको मिलवाते हैं आज एक खास शख्सियत से। जीवन ज्योत उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सभी को नेत्र दिए हैं, दृष्टि दी है देखने के लिए, लेकिन आज की शख्सियत बहुत खास है। इनके पास संगीत की दृष्टि है, चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान है, बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली बहुमुखी प्रतिभा है। गायन वादन, संगीत संयोजन, संगीत शिक्षिका के रूप में जाने जाने वाली आज की शख्सियत डॉक्टर दिव्यता जैन गर्ग। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग एमपी में। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप हमारे और अपने दर्शकों से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग कह दें। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, थैंक यू मैम। मैम, मैं कार्यक्रम के शुरुआत में आपसे जानना चाहूंगी आपके बचपन के बारे में, आपका परिवार के बारे में। तो मैम, आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ। बेसिकली मैं भोपाल से ही बिलोंग करती हूँ और यही मेरी बर्थ प्लेस है और मेरी कर्म भूमि भी भोपाल ही है। जहाँ तक रही मेरी फैमिली की बात, तो मेरे फैमिली में सभी मेंबर्स हैं, मम्मी पापा दादी दादाजी, मेरा एक छोटा ब्रदर है, उससे छोटी सिस्टर है, और सभी लोग बहुत मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे शुरू से, और म्यूज़िक का सबको बहुत इंटरेस्ट था। तो ये कह लीजिए कि सुनने का इंटरेस्ट होने के कारण मुझे कहीं ना कहीं म्यूजिक जो है विरासत में मिला। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये मैम। वाकई फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें आपके एजुकेशन की, आपका एजुकेशन क्या रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कॉलेज और स्कूलिंग के बारे में जानना चाहेंगे? जी, मेरी स्कूलिंग 10th स्टैंडर्ड तक मैंने नालंदा पब्लिक स्कूल भोपाल में पढ़ाई की एज अ रेगुलर स्टूडेंट। उसके बाद 11th-12th चूँकि मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया था, तो सरोजिनी नायडू स्कूल में मैंने 11th-12th अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैं नूतन कॉलेज में बीए और डबल एमए सोशियोलॉजी और म्यूज़िक दोनों सब्जेक्ट में मैंने किया है। और मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर रही हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। तो मेरा वहाँ पे भी बहुत रेगुलर कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, ये सारी चीज़ें एज अ रेगुलर स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ये सारी चीज़ें मेरी चलती रही। उसके बाद मैंने पीएचडी करने का मेरा बहुत मन था म्यूज़िक सब्जेक्ट में, तो जीवाज यूनिवर्सिटी ग्वालियर से मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया और 2013 में मुझे पीएचडी अवार्ड हुई। और पीएचडी का मेरे टॉपिक था भारतीय संगीत के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान। तो जो हमारी आज की टेक्नोलॉजी है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक के प्रचार प्रसार में, ये मेरा टॉपिक था। जी, बहुत बहुत अच्छी बात है मैम। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नॉर्मल दिव्यता से
डॉक्टर दिव्यता तक का आपका सफर कैसा रहा? बहुत सारे चैलेंजेस और स्ट्रगल रहे मेरे इस सफ़र में। सबसे पहले तो बचपन में मुझे अच्छे से दिखता था 5 साल तक की एज तक, और धीरे धीरे मेरी आंखों की रोशनी जाने लगी, और 10 साल की एज तक पूरी आंखों की रोशनी मेरी जा चुकी थी। और इसके साथ ही मेरा जो एजुकेशन है वो चल रहा था नॉर्मल स्कूल में ही। तो जब मैं अच्छे से देख लेती थी, पढ़ लेती थी, तो एजुकेशन अच्छे से चलता रहा। और जब विज़न कम हुआ तो टीचर्स को थोड़ा टेंशन लगने लगा कि कैसे ये पढ़ाई करेंगी, तो इन्हें ब्रेल स्कूल या ब्रेल लिपि सिखाई जाए और ब्लाइंड स्कूल में इन्हें भेजा जाए। मेरे पेरेंट्स का ये रुझान रहा कि नहीं, नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ ही वो मुझे रखना चाहते थे, और टीचर से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इन्हें सिर्फ बैठने दीजिए, जो भी कुछ आप पढ़ाएंगे उसे ये सुन के अपना ग्रास्प करेंगे, और बाकी सारा कुछ जो भी टीचर्स हमें लिखवाते थे क्लास में, तो वो नोटबुक बच्चों की लेकर मेरी मदर जो है उसे क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर लिया करती थी। और उस समय कैसेट्स चलते थे मैम, तो कैसेट और सीडीज भी उसके बाद आए। तो कैसेट में पूरा रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्डर की हेल्प से उस रिकॉर्डिंग को मैं सुन सुन के अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो लर्न करती थी। तो ये बहुत चैलेंजिंग वर्क था, क्योंकि बहुत टाइम इसमें लगता था, पूरा लिखना पहले क्वेश्चन आंसर्स, फिर उसके बाद पूरा रिकॉर्डिंग करना। तो चूँकि मेरी मदर हाउसवाइफ रही तो घर की जिम्मेदारियां भी उन पे बहुत होती थी, लेकिन स्टिल उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और पूरे फैमिली ने इस काम में मम्मी का बहुत सपोर्ट किया। और मेरे फादर का भी बहुत सपोर्ट था। जब भी कहीं कुछ रूल्स रेगुलेशंस को लेके प्रॉब्लम आती थी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कि जैसे हमें राइटर मिलता है 1 साल जूनियर, तो कई बार एग्ज़ाम के समय कुछ जो इन्विजिलेशन ड्यूटी में आते थे उन्हें ये नॉलेज नहीं होती थी, तो वो लोग राइटर को उठा देते थे कि नहीं, आपका 1 साल जूनियर राइटर नहीं मिलेगा, आपको 3 साल छोटा मिलेगा। तो ऐसे करके एग्ज़ाम टाइम में मतलब बहुत टेंशन वाला माहौल हो जाता था। तो इस तरह की कुछ भी जो चैलेंजेस आते थे उससे मेरे पापा बहुत अच्छे से सॉल्व करते थे। पूरा पेपर दिखाते थे उन्हें कि नहीं, आप ये सर्कुलर देखिए और आप एग्ज़ाम के लिए इस तरह से मेंटली डिस्टर्ब मत कीजिए बच्चे को, क्योंकि ऑलरेडी हम एग्ज़ाम के माहौल में हैं। और अगर आप खुद सोच सकते हैं कि पेपर के दौरान अगर हमें राइटर को हमारे हटा दिया जाए तो वो दौर मतलब कितना मेंटल ट्रॉमा वाला हो जाता है। तो 10th और 12th में इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद कॉलेज में भी 1 साल जूनियर राइटर मुझे मिलता था। तो कॉलेज में तो इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट मिला। एक्स्ट्रा टाइम कई बार नहीं मिलता था एग्ज़ाम लिखने के लिए, जो कि रूल्स में है कि आधा घंटा हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है, और अब तो ये रूल 1 घंटे का हो गया है, बट उस समय हमें नहीं दिया जाता था। तो कई बार एक्स्ट्रा टाइम ना मिलने के कारण भी मेरा पेपर छूट जाता था, उतना अच्छा मैं नहीं कर पाती थी। स्टिल मेरी कोशिश रहती थी कि मैं अच्छे से अच्छा करूं, और एग्रीगेट हमेशा मेरा रहा बीए में भी। मैम, अभी आपने बात की थी नोटबुक की, तो क्या आपकी नोटबुक भी कुछ अलग होती थी? मतलब पढ़ाई में, कॉलेज में, पीएचडी के लिए आपने जिस भी सब्जेक्ट में आपने पीएचडी करी है, तो आपने जिस भी नोटबुक का सहारा लिया होगा, तो क्या आपकी नोटबुक्स भी अलग होती थी? नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है कि जो विजुअली चैलेंज होते हैं वो जनरली ब्रेल लिपि सीखते हैं। मैंने ब्रेल लिपि नहीं सीखा था, तो मेरी मदर ही मेरे लिए नॉर्मल इंक में ही, जैसे आप लोग लिखते हैं अपनी नोटबुक्स बनाते हैं, उसी तरह से मेरी मम्मी ने भी मेरे फ्रेंड्स की नोटबुक लेकर क्वेश्चन आंसर्स वो नोट डाउन करती थी, और उसको रिकॉर्डिंग करके फिर उस प्रोसेस से मेरी पढ़ाई होती थी। तो ओवरऑल आपकी मदर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपके साथ, है ना? जी हाँ मैम, मदर का भी रहा और पूरे फैमिली मेम्बर्स का भी रहा, क्योंकि मुझे अगर कहीं भी बाहर जाना है या कुछ भी दूसरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, तो पूरे फैमिली मेम्बर्स ने हर लेवल पे, हर कदम पे बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। ओके मैम, पढ़ाई के साथ साथ आपका म्यूज़िक में रुझान कैसे बढ़ा? आई मीन आपको म्यूज़िक की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? एक्चुअली मैंने आपको बताया कि बचपन में मेरे घर में सिंगिंग और म्यूज़िक का बड़ा इंटरेस्ट था, गाने सुनने का सबको। तो मैं भी सुना करती थी और गाती थी साथ में। तो मेरे फैमिली में सबको ये लगा कि मैं अच्छा कर सकती हूँ इस फील्ड में और मेरा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने मेरे लिए एक टीचर ढूंढने की कोशिश की, और उसमें भी हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। कई टीचर्स ने कह दिया कि इनको तो दिखता नहीं है, इन्हें हम गाना कैसे सिखाएंगे, उसमें तो बहुत सारे नोटेशंस होते हैं, वो ये कैसे पढ़ेंगी, तो हम नहीं सिखा पाएंगे। फिर भी मेरी दादी माँ ने, दादाजी ने, पापा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के पास जाके बात की, और फाइनली फिर एक हमें टीचर मिले जिन्होंने मुझे सिखाने के लिए यस किया, और उनके अंडर में रह के मैंने सीखा।
मैंने बेसिकली क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली है सिस्टमेटिकली, और उसके बाद मैंने इस सब्जेक्ट में जो जितनी भी डिग्रीज़ होती है प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से प्रभाकर किया है मैंने, और संगीत रत्न भी किया है, संगीत विशारद भी हुआ है मेरा, संगीत आचार्य भी किया हुआ है, और गीतांजलि। तो इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ म्यूज़िक की फील्ड में जितनी भी डिग्रीज़ है वो सारी कंप्लीट की, और बीए में भी मेरा म्यूज़िक रहा, एमए में भी था म्यूज़िक सब्जेक्ट। मैम आपके गुरु का नाम आप बताइए। मेरे म्यूज़िक की जो सिस्टमेटिक शुरुआत हुई वो श्रीमती मंदिरा हलवे मैडम है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे लेवल पे म्यूज़िक की शुरुआत मेरी करवाई भोपाल से ही सिखाने आपने की। म्यूजिक जी सीखा हाँ, है? जी हाँ। उसके बाद मैंने नूतन कॉलेज में अश्विना रांगनेकर मैडम और सज्जन लाल भट्ट जी से सीखा, और मैं कई सालों से किराना ग्वालियर घराने के गुरु सिद्धराम स्वामी कोरवार जी, जो बहुत फेमस है यहाँ पे, मैं उनकी शिष्या हूँ, और घराना पद्धति में मैं अपना गायन सीख रही हूँ। बहुत खूब। बहुत खूब। मैम आप चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी मीठी सी आवाज़ में एक गाना सुना दें। जी ज़रूर। रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। जब से तुम्हारे नाम की मिस्री होठ लगाई है, मीठा सा और मीठी सी तन्हाई है, जब से तुम्हारे नाम की मिस्री होठ लगाई है, मीठा सा और मीठी सी तन्हाई है, रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले, हो रोज रोज आँखों तले। मैम म्यूजिक क्या सिर्फ म्यूजिक ही आपकी ऑक्यूपेशन है? जी हाँ मैम, म्यूज़िक ही ऑक्यूपेशन है मेरा, बाकी हॉबीज़ तो मेरी बहुत सारी है। जैसे कि जैसे मुझे पोइट्रीज़ और आर्टिकल लिखने का शौक़ है। अरे इसके अलावा मैंने कुछ प्लेज़ में एक्टिंग भी की है, और मैम हम चाहेंगे कि आप उस प्ले के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मैंने जिन प्लेज़ में एक्टिंग की है वो कई सारे हैं। उसमें से पहला मेरा प्ले था तुझको चलना होगा, जिसकी स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी थी, और इसका थीम यही था कि विजुअली इम्पेयर्ड के बारे में सोसाइटी में किस तरह का एक जो भ्रांतियाँ होती है
और किस तरह से लोगों का उनके प्रति बिहेवियर होता है, इस पर वो बेस्ड था। इसके बाद मैंने मुक्ति का महायज्ञ जो रसिया जी का एक नृत्य नाटिका है, उसमें मैंने कई बार पार्टिसिपेट किया है और उसका मंचन बनारस में, उज्जैन में, सागर में कई बार हुआ है और उसमें भी मैंने भाग लिया है। बहुत खूबसूरत। मैम अभी तक आप किस किस डायरेक्टर के साथ काम कर चुकी हैं? मैम मैंने कई सारे प्राइवेट एल्बम्स के लिए काम किया हुआ है और उसमें से जैन भजनांजलि नाम का एल्बम है और हमिंग होप्स, अंधेरे में 9 एल्बम्स प्राइवेट रिलीज़ हो चुके हैं। और बाकी मैंने एज अ डायरेक्टर तो ऐसे मैंने बहुत लोगों के साथ काम नहीं किया हुआ है, बट मैंने अपना प्राइवेटली वर्क बहुत सारा किया है और शोज़ वगैरह मैं करती हूँ। इसके अलावा प्राइवेट वर्क से मुझे लगता है कि आपका सामाजिक कार्य में बहुत ज़्यादा मतलब रुचि रही है, तो सामाजिक कार्य में आप क्या बताना चाहेंगी मैम? हाँ जी, एक्चुअली प्राइवेट वर्क के अंतर्गत मैम मैं ये बताना चाह रही हूँ पहले तो कि म्यूज़िक के जो प्राइवेट प्रोडक्शन है, जो रिकॉर्डिंग्स होती है म्यूज़िक की, पर्सनल रिकॉर्डिंग्स जो होती है, उस प्रोजेक्ट्स पे मैंने कई सारे स्टूडियो में काम किया हुआ है और दूरदर्शन में भी कई शोज़ किए, आकाशवाणी की भी मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। और इसके अलावा मैंने सोशल वर्क की फील्ड में अगर आप जानना चाहते हैं जी, बिल्कुल मैम। तो मैं डिफेबल बच्चों के लिए काम करने में इंटरेस्टेड रहती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। वॉलेंट्री वर्क मैं उनके लिए करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि राइटर की फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण विजुअली चैलेंज बच्चे कितनी भी मेहनत कर ले अपने पेपर अच्छी तरह लिख नहीं पाते हैं। तो मेरा प्रयास होता है कि उन बच्चों को एक अच्छा राइटर मिलना चाहिए जिससे कि उनकी मेहनत सफल हो सके। तो मैंने एक टीम बनाई हुई है कुछ बच्चों की। जब भी विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को ज़रूरत होती है उनके एग्ज़ाम में एक राइटर की, उस समय हम लोग उन्हें राइटर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उनकी काउंसलिंग का काम भी हम लोग करते हैं। काउंसलर को बुला के बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं और पेरेंट्स की भी, क्योंकि कई बार अवेयरनेस ना होने के कारण पेरेंट्स भी समझ नहीं पाते हैं कि डिफेबल बच्चों के साथ कैसे डील करना है। मैम आपने मुझे बताया कि आप एक टीम बनाते हैं, तो उस टीम के बारे में कुछ बताइए। जैसे कि आप काउंसलर प्रोवाइड करवाते हैं, राइटर्स प्रोवाइड कराते हैं, तो टीम के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? मैम बेसिकली होता यह है कि बच्चों को क्लास 9th या 10th से राइटर की ज़रूरत पड़ती है जी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 8th स्टैंडर्ड, 1 साल जूनियर राइटर हमें लगता है जिस क्लास में हम होते हैं, तो 8th स्टैंडर्ड से लेके ग्रेजुएशन तक के कुछ बच्चों की हमने टीम बनाई है। जो बच्चे स्टूडियस हैं, जो बच्चे हार्डवर्क कर सकते हैं दूसरों के लिए और पूरी जिम्मेदारी के साथ पेपर लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें होता ये है कि एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपका रीडिंग भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ के सुनाएंगे तभी विजुअली चैलेंज उस क्वेश्चन को समझ पाएगा। और विजुअली चैलेंज जो डिक्टेशन देता है, वो डिक्टेशन को लिखने के लिए आपकी राइटिंग और स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग ये 3 चीज़ों को देखते हैं कि रीडिंग अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, स्पीड अच्छी हो और सिंसियर हो उस काम को करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि बस वो टाइम पास के लिए उन्होंने वो काम किया है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हम लोग देखते हैं और ऐसे कुछ बच्चों को हमने अपने पास एक टीम में बना के रखा हुआ है। और जब भी लोगों की टीम होगी? करीब 15-20 बच्चे हैं। मैं इस शो के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो लोग इस शो को देख रहे हैं, अगर आपके अंदर भी इंटरेस्ट है तो ज़रूर आप उससे कांटेक्ट कीजिए और टीम का एक हिस्सा बनिए। मैम आप दूसरे ब्लाइंड बच्चों को, दूसरे ब्लाइंड लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस और जितने भी ऑब्स्टिकल्स है उससे हार ना माने और अपना गोल सेट करें लाइफ में कि हमें क्या बनना है, हम अपने आप को किस रूप में देखना चाहते हैं और बिना ये चिंता किए कि कौन क्या कहता है, हमें उसी गोल के लिए हार्डवर्क करना चाहिए कंटिन्यू। हम लोग चाहेंगे कि आप अपनी मीठी सी आवाज़ में एक गाना सुना लें। ला 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 क्या जानो सजन होती है क्या गम की शाम जल उठे सौदे जब लिया तेरा नाम। क्या जानो सजन होती है क्या
आज की शख्सियत इस बात का उदाहरण है कि आपके रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, लेकिन यदि आपका लक्ष्य निश्चित है तो आप आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और आप फिर मुलाकात करेंगे आपके मनपसंद कार्यक्रम में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग एमपी।